जहां एक तरफ इन दिनों जम्मू कश्मीर में नेताओं का दौरा मुसलसल चल रहा है। पुंछ की अगर बात करते हैं तो जिला पुंछ में जिस तरीके से शेलिंग के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे में हर तरह के लीडरान जो हैं, जो रहनुमाई करने का दावा करते हैं, वो पुंछ जिला में आ रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिन घरों में अमवात हुई है। ऐसे ही आज पुंछ के अंदर डॉक्टर शहजाद मलिक जो कि JKBADC के चेयरमैन हैं, मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शहजाद साहब, सबसे पहले तो सवाल ये जो लोग पूछते हैं कि जब हम पे जुल्म सितम हो रहा था, जब पुंछ के अंदर शेलिंग हो रही थी, लोगों में अफरा तफरी थी, लोगों की जानें गई, इमलाक का नुकसान हुआ, हमारे जो लीडरान थे वो गायब थे, उन दिनों आप कहाँ थे? मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं कि आपने ग्राउंड के ऊपर लोगों के पास जाके लोगों की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाया है। उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी रही कि लीडरान कहाँ थे, ये सवाल आपको सबसे पूछना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं अपना कहूँ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी टीम वो ग्राउंड पे मौजूद थी, शेलिंग के बीच में थे। मैं मेंढर में मौजूद था और मेंढर के सारे गांव, सारे ब्लॉक, गानी, बलनोई, मनकोट, बालाकोट, हम वहाँ मौजूद थे और लोगों के पास हम जा रहे थे। लोगों को हौसला अफजाई दी, लोगों की हिम्मत बढ़ाने में हमने कोशिश की और जहाँ तक हो सका हमने लोगों के दुख दर्द को थ्रू सोशल मीडिया और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स थे उससे गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की। जो लोग उसमें फंसे हुए थे उनको निकलवाने के लिए और किसी तरह की कोई भी मदद की जरूरत जो हुई वो हमने इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर रहकर बराबर। आज मैं पुंछ आया हूं, लेकिन इससे पहले जो मेंढर में जहां मौजूद था तो मैं अपने सारे ब्लॉक्स में पहुंचता रहा। इंशाल्लाह तबारिक तआला आगे जहां जहां तक हम लोग पहुंच सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच सकी, हम लगातार लोगों के टच में हैं, लगातार लोगों की बातें सुन रहे हैं और लगातार उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बुनियादी सा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि हमारे साथ इतना सब हो गया, इंतजामिया का रोल बड़ा नेगेटिव रहा है, लोगों का जिस तरीके से कहना है, क्योंकि मैं जहां जहां पर गई हूं लोग यही कहते हैं कि इंतजामिया ने भर वक्त हमारे पास आकर हमारी मदद नहीं की। जो असिस्टेंट उस वक्त पहुंचाना चाहिए था, जो मेडिकल सपोर्ट उनको चाहिए थी या एम्बुलेंस अफेक्टेड एरियाज में पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं। आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया ने इस बार जो रोल अदा किया है उसको ऐसा करना चाहिए था? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब तो बड़े खुले लफ्जों में आपको ये देना चाह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद अवेयर ही नहीं थी इस चीज़ के लिए और मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे। अगर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग दुख दर्द को नहीं समझेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि वो आप ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करा सकते। लेकिन जहाँ तक मेंढर का एरिया आप देखेंगे जहाँ मैं मौजूद था, मैं वही बात करूँगा जिसके बारे में मुझे पता है। पहले दिन जब शेलिंग हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं था, लेकिन 5-7 घंटे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने पहुँचना शुरू किया। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से जो लोगों तक रिलीफ पहुंचना चाहिए था, जो लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए थी, वो ऑन ग्राउंड अभी तक कहीं पे भी सिवाय फोटोग्राफी के और सिवाय मीटिंग्स के और सिवाय नेताओं के साथ जाने के अलावा ग्राउंड के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अवेयर नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो मीटिंग्स की गई, जो मॉक ड्रिल का प्रोसेस शुरू होने वाला था, या हॉस्पिटल के ऊपर रेड क्रॉस क्रिसेंट लगा दिया जाता है, आप नहीं समझते हैं कि पता होता है कि इमरजेंसी का कोई वक्त आने वाला है, आप तैयारियां कर रहे हैं पर आप लोगों को नहीं बता? मुझे लग रहा है कि वो लोगों तक उस बात को नहीं पहुंचा पाई क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। मॉक ड्रिल के लिए ऐलान जरूर किया हुआ था, लेकिन मॉक ड्रिल अगले दिन होनी थी। ये मेंटली प्रिपेयर थे कि कल हम ये करेंगे तो रात में ही अटैक हो गया। अब वो सब कोई अपने घर बैठा होगा, कोई रिश्तेदारों के घर बैठा होगा, कोई कहीं होगा, तो जबरदस्त शेलिंग इस तरीके से आई कि ना हम लोगों तक उस वक्त सामने, क्योंकि उस वक्त सब फंसे हुए थे। जो पहले रात को 1 बजे शेलिंग शुरू हुई, मैं खुद उस शेलिंग में था, मेरे बीवी बच्चे जो है हम सब शेलिंग में फंसे हुए थे। 7 घंटे तक उस शेलिंग में बाहर नहीं जा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस थी कि जब शेलिंग है तो आदमी बाहर नहीं जा सकता। 7-8 घंटे के बाद जब लोगों को होश आया तब जो है लोगों के पास जाना शुरू किया। पॉलिटिकल लोगों का भी यही काम था, सारी ऑर्गेनाइजेशंस का काम था। लोगों के ऊपर सिर्फ तनकीद करना ही ऑर्गेनाइजेशंस का और पॉलिटिकल लोगों का या सोशल एक्टिविस्ट का काम नहीं है, बल्कि ये वक्त है कि अपनी सारे भेदभाव को और सारी चीज़ों को दूर करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलकर हम मैक्सिमम उन लोगों तक रीच आउट कर पाएं जो इस शेलिंग के अंदर में जिन्होंने अपनों को खोया है।
इसको हमने मजाक नहीं बनाना है, अपने लिए टीआरपी इकट्ठी करने के लिए नहीं जाना है, हमने अपने आप को शोबाजी में दिखा के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मकाम वहीं से मिलना है, इज्जत वहीं से मिलनी है। आप साफ नीयत से उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को आपकी जरूरत है, वो महसूस कर पाए। मैं जितने लोगों के पास गया हूं, उन्होंने तो मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने फोन किया या आप हमारे पास आए या मदद, हमने किसी को मदद दी या नहीं दी, वो मेरा और उनका मामला था, लेकिन जो खाली पहुंचे तब भी लोग खुश हुए। उनको महसूस हुआ कि हमारे अपने हैं, उनको महसूस हुआ कि हमारी आवाज को सुनने वाला है, उनको महसूस हुआ कि हमारी आवाज को यहाँ तक गवर्नमेंट तक रखने वाला है। और मैंने ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मेंढर में भी कहा है, मैं आज भी आपके इस मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ हक की बात आएगी हम किसी को बख्शने वाले नहीं, जहाँ हक की बात आएगी वहाँ बुलंद आवाज करेंगे जरूर, चाहे हमें जेल की सलाखों में जाना पड़े, उसकी परवाह नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज तक मैंने नहीं बोला, वो इसलिए नहीं बोला कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाह रहा था। अच्छा, इसका मतलब ये कि हक की बात आप करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम देखें, आप कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता था। कारी इकबाल जो कि ज़ियाउल उलूम में शहीद होते हैं पाकिस्तानी शेलिंग में, उनको टेररिस्ट करार दे दिया जाता है। नेशनल मीडिया यहाँ पर आता है, अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, एक पूरा नैरेटिव चेंज करके रख देता है, हिंदू मुसलमान कराता है। उस वक्त भी आप नहीं बोले। चूंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप हमेशा दीन की बात करते हैं, आप हमेशा इस्लाम की बात करते हैं, आप हमेशा हक की बात करते हैं। तो क्या आपका ये हक नहीं बनता था कि जिस तरीके का प्रोपेगेंडा एक चल रहा था उस पर आप आवाज उठाते? देखिए, ये जो सवाल आपका है बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। पुंछ के अंदर आप ये देखेंगे कि जब भी कारी साहब वाला मसला हुआ, हमने बराबर जो है उस चीज़ को सब लोगों ने मीडिया में उठाया, लेकिन मेंढर में कोई ऐसा मीडिया उस वक्त अवेलेबल नहीं था जब ये पहले दिन पंगा हुआ, और वो मामला इतना हाईलाइट ऑलरेडी हो चुका था। और हम उसको आज भी आपके इस मीडिया प्लेटफॉर्म से कंडेम करते हैं। हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ है, और शाना बशाना आगे चलकर जितनी हमसे मदद भी हो पाएगी हम उनकी फैमिली को मदद करेंगे। यहाँ कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है। देखिए, कोई चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो, अगर कोई हक की आवाज बुलंद नहीं करता है तो हमें उससे कोई परवाह नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरासर एक नाइंसाफी थी एक शहीद के साथ में, इतना बड़ा जो उन्होंने किया, तो हम सब सत्ते में थे कि भाई ये क्या किया है इन्होंने। लेकिन लिहाजा मैं आज भी ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, और सिविल सोसाइटी के और जो लोग जिन्होंने हमेशा सोसाइटी के लिए पे किया है, उनसे मैं ये कहूंगा कि खाली कंडेम्ड करने से कुछ नहीं होगा, बाकायदा उस मीडिया के खिलाफ जो है कोर्ट तक हमें जाना चाहिए, और उस शहीद की को जो शहादत का दर्जा अल्लाह की तरफ से मिलेगा, लेकिन हम लोगों को भी अपना रोल उसमें अदा करके उसकी फैमिली को सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, आपने 13,000 वोट लिए, उसके बाद इलेक्शन के बाद हमने देखा कि आप गायब हैं, वोकल नहीं हैं। आप कुछ सिलेक्टिव जो इश्यूज हैं उन पर बात करते हैं, जो कंसर्निंग इश्यूज हैं उन पर आपको कभी भी बोलते हुए नहीं देखा गया। देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो मैंने वोट लिए वो मुझे लगता है कि उसका हक अदा करने के लिए मैं आज भी ग्राउंड में मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन लड़े और चले गए और आते हैं 5 साल के बाद, ये एक अच्छा ट्रेंड है। देखिए, मैं एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं हर चीज़ को कि फलां जगह पहुँचे और उसको सोशल मीडिया पे डालना नहीं पसंद करता, लेकिन जो कंसर्न्ड इश्यूज हैं वो लोगों के क्या हैं, पानी के, बिजली के, रोड के, मेडिकल की फैसिलिटी के, एजुकेशन पे जो कंसर्न लोगों के मुद्दे हैं, जो मुझे पब्लिक तक पहुंचाने चाहिए, गवर्नमेंट तक पहुंचाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने चाहिए, वो इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं पूरी ईमानदारी से इलेक्शन के बाद भी आज भी ग्राउंड पे मौजूद हूँ, उनको मैं पहुंचा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं। कंट्रोवर्सीज इन द सेंस कि लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब 370 वाला मामला हुआ था तो वो पहले ब्लैक डीपियां चला रहे थे, लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि वही 370 वाले वही किसी एक पार्टी पर्टिकुलर का झंडा उठाकर नारे लगाते देखा। मेरा नैरेटिव कभी मैंने लोगों के सामने ऐसी चीज नहीं रखी है कि जिसमें अपनी चाल हो, जिसमें अपना फायदा हो, बस उसको मुद्दा बना लो। ये मुद्दा बनाने वाले मैंने हर जगह बहुत सारे देखे हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों पे स्टैंड नहीं है। मेरा इंशाअल्लाह तबारक तआला एक ही मुद्दा था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ने की बात की थी। मैंने किसी मजहब मिल्लत पे बैठ के काम नहीं किया, मैंने सबको जोड़कर सबके मुद्दों को कटे। यहाँ मुद्दा एक का होता है, वो दूसरी कंट्रोवर्सी दूसरे के साथ हो जाती है। लिहाजा इसलिए आपको शायद लगा हो कि मैं किसी मुद्दे पे नहीं बोला, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इसके बाद जो भी कभी मुद्दा होगा
आप पूछने के लिए आएंगे, मैं उसका जवाब जरूर लाइव में हो या लाइव के बिना मैं जरूर दूंगा, और पूरी ताकत के साथ देंगे इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ देंगे। हम लोगों को सर्व करना चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं, ईमानदारी से लोगों तक पहुंचकर लोगों की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि अभी तक इससे पहले आप मुद्दों पर नहीं बोले, अब आप नहीं, मैं इंशाल्लाह मैंने पहले ही आपको अपने इस जवाब में बताया कि जितने मुद्दे जो लोकल हैं, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, मेडिकल फैसिलिटीज का है, एजुकेशन का है, जो एक कंसर्न जो लोग वहां रहते हैं उनको जो डे टू डे जरूरत है उसको मैं इंशाल्लाह पहले भी उठाता रहा हूं, आज भी उठाता हूं, और इसके बाद भी इंशाल्लाह पूरी ताकत से हम उठाते रहेंगे। अच्छा, आपका है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, एक एसोसिएशन है, और हमने देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में या जिला पुंछ की अगर हम बात करते हैं, बंकर्स की बात नहीं हो रही थी, आप पहले शख्स थे जिन्होंने बंकर्स की बात की, लेकिन वहीं पर अगर हम जब बंकर्स की बात करते हैं, अब एलओसी के इलाके जो हैं वहां पर बंकर्स की बहुत कमियां हैं, यानी कि लोगों को बंकर्स नहीं बने हुए हैं, जिसकी वजह से इस बार भी हमने देखा कि लोग काफी परेशान हुए, जानों का जिया भी हुआ। अब क्या आप कहते हैं कि बंकर्स को किस तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि जहां पर हम जहां गए हैं वहां पर बंकर्स जो बनाए गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनमें रहा जाए, उनमें जो प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं आपको बताऊं मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों तक, सोशल एक्टिविस्ट तक और पॉलिटिकल लोगों तक भी ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन आज के 4 साल पहले जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जिसका मैं चेयरमैन हूं, हमने इस मुद्दे को उठाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 415 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर की, ठीक। लेकिन जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो जहां पे कम्युनिटी बंकर बनना चाहिए था वहां नहीं बना, और लोगों को खुश करने के लिए, अपने चेलों के पेट पालने के लिए, अपने ठेकेदारों को जिंदा रखने के लिए कुछ सियासी और कुछ समाजी और कुछ ऑफिसर, जो लोगों ने खुद ठेकेदारी करवाई बंकर्स के लिए, हमसे ज्यादा आवाज किसी ने नहीं उठाई। आज सबको बंकर याद आ रहा है जरूर, लेकिन जब 4 साल पहले मैंने आवाज बुलंद की थी तो मुझे दबाने की कोशिश सियासी, समाजी और पॉलिटिकल सारे हर लिहाज से की गई थी। मैं रुका नहीं, लेकिन मैं आज आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि पहले इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जो है बंकर्स बनाए, फिर उसको खत्म करके फिर इन्होंने आरडीडी से बनाए। उसमें बहुत सारे जो मुलाजिम थे जिन्होंने करोड़ों रुपए वहां से कमाए, जो आज भी आला कोठियां बनाकर बैठे हुए हैं। मैं आज भी सरकार से अपील करता हूं कि जो बंकर्स ऑलरेडी बने हैं उनको सरकार को देखना चाहिए कि उसके अंदर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, उसके अंदर क्वालिटी बंकर्स नहीं बने हैं, जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं उसको किसी ने नहीं माना है, जिस तरीके से बंकर बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बनाया है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड निकलने में मदद की। जिसने पैसा निकालने में, जिस जेई ने, जिस एई ने, जिस एक्सीएन ने, जिस डीसी ने हमारे लोगों के साथ ये किया है, उनको खड़ा करना चाहिए पब्लिक के बीच में। हमने लिहाजदारी सिर्फ अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए लोगों ने की है, अपनी सियासत चलाने के लिए की है। लोगों के खून के साथ जो खेलने के बाद, लोगों का हक मारने के बाद हम अपने आप को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो रिकॉर्ड्स इससे पहले मौजूद हैं, बंकर्स बहुत सारे शिफ्ट किए गए हैं। आप आज भी लोकल एरिया में, कहीं हिली एरिया में चले जाएंगे जहां कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं। आप मुझे बताओ, जब यहां एक बंदा यहां पे है और एक 500 या 2000 मीटर दूर पे है, जब शेलिंग शुरू हो जाएगी वो अपने बीवी बच्चे को लेकर उस कम्युनिटी बंकर में जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूटी सरकार से ये इल्तिजा करते हैं कि आज बंकर्स ने सबके कान और आंख खोल दिए हैं। अगर इसके बाद भी जो बंदरबांट पहले बंकरों में हुआ है, जो बंदरबांट पॉलिटिकल लोगों ने सिर्फ अपने चेलों के पेट पालने के लिए और अपने ठेकेदारों के पेट पालने के लिए किया है, खुदारा वो अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना करे, बल्कि जो जेन्युइन सर्वे हो। पॉलिटिकल लोग उस जेन्युइन सर्वे में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अगर पॉलिटिकल लोगों को आपने जेन्युइन सर्वे में रखा तो फिर लोगों तक वो नहीं पहुंचे। जो ग्राउंड के ऊपर हकदार हैं बैंकर के, जिनको जरूरत है, जो लोगों को जहां जहां इस बार शेलिंग हुई है, जिस एरिया में शेलिंग जहां तक पहुंची है, उस सारे एरिया को बंकर के सर्वे के अंदर में इंक्लूड किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे उन्होंने आज तक मकानों को जीए टैग कराया है,
मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने बंकर हैं उनको जियो टैग कराए और एक एक खसरे को चेक करे, क्योंकि मैंने पिछली बार हमने बहुत सारी चीजें पकड़ी थी कि खसरे एक पे शो किया हुआ है, बिल पेमेंट एक जगह से निकली हुई है और बना हुआ कहीं और है। ये बहुत सारी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जो हुआ है, मटेरियल क्वालिटी मटेरियल नहीं लगा है, एमएचए की गाइडलाइन को ताक पे रखा हुआ है और उसके अलावा सर्वे भी जेन्युइन नहीं हुआ है। लिहाजा इस बार सर्वे जेन्युइन हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से शहर को इस बार टारगेट किया गया है, शेलिंग शहर में हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है इमलाक का शहर में हुआ है, जो जानी जियां है वो भी हुआ है, तो आप समझते हैं कि अब वो जो बंकर का सिलसिला एलओसी के करीब के इलाकों में था वो शहर में भी होना चाहिए? मैंने ये सबसे पहले अभी बात को आपको बताया कि जहां जहां तक शेलिंग आई है, जहां जहां तक इस बार जो शेलिंग पहुंची है वहां वहां तक बंकर्स बनाए। इस बंकर्स के साथ साथ मेरा एक मुद्दा और जरूरी है जो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे लोगों तक भी और गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहा हूं, एजेंसीज तक पहुंचाना चाह रहा हूं खासकर, कि बहुत सारे लोग कैपेबल हैं जो खुद भी बंकर बना सकते हैं। ठीक। तो लिहाजा सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यह डिसीजन लेना चाहिए और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ मैंने देखा है कि लोगों का पहुंच रहे हैं, लेकिन इस जेन्युइन चीज को ये देखें कि जो लोग खुद बंकर बना सकते हैं उनको परमिशन दी जाए, क्योंकि आज तक परमिशन के बिना कोई बंकर बना नहीं सकता अपने आप। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, यूटी सरकार से, इंडिया गवर्नमेंट से भी ये अपील करूंगा कि जो लोग बंकर्स बना सकते हैं उनको सबसे पहले। शहर में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बंकर्स बनाने की, जैसे हम देखें कि क्राउड सिटी है और डेंस पॉपुलेशन है, घर लोगों ने बना लिए हैं, जगहें नहीं है। देखिए, जो शहर की आप बात पूछ रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट है कि कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए। ये तो गवर्नमेंट को आप देखना है कि कम्युनिटी बंकर्स कहां बन सकते हैं। शहर के लिए कम्युनिटी बंकर्स जो है वो ठीक है और जो गांव के लिए है वो इंडिविजुअल बंकर्स ठीक है। पिछली बार जितना पैसा जो हमारा गवर्नमेंट ने दिया था उसको इन्होंने मैक्सिमम 600 कुछ या 700 के करीब कम्युनिटी बंकर्स में डाइवर्ट कर दिया पुंछ का, क्योंकि इन्होंने चेलों के पेट पालने थे, पैसा ज्यादा निकालना था तो कम्युनिटी बंकर्स बना दिए। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूं, एक तो इस बार जो बंकर खुद बनाना चाहे उसको परमिशन दी जाए और दूसरा कम्युनिटी बंकर्स शहर में बनाए जाए, गांव में ना बनाए जाए। गांव के अंदर इंडिविजुअल बंकर्स दिया जाए ताकि कि हर घर के पास एक बंकर हो और गवर्नमेंट इसके बाद ये करे कि खुद बनाए या गवर्नमेंट उन्हीं को पैसा अवेलेबल कराए या मटेरियल अवेलेबल कराए ताकि वो जल्दी से जल्दी इंडिविजुअल बंकर्स बना ले और अपनी जानों को बचा सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैंने इलेक्शन के दौरान भी आपसे पूछा था कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अब आप ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, ये मैंने तब भी आपको बोला था और तब आप शायद ये सोच रहे थे कि नहीं ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैं आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह तबारिक ताला वही जवाब देना चाह रहा हूं कि मेरा किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना है इसका तय करना मेरे हाथ में नहीं है। यह तय करना मेरे उन लोगों का, यह उन लोगों का काम है जो लोग दिन रात मेरे साथ चले हैं, जिन्होंने इस आग लगी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर में पर्टिकुलर लोगों ने जात के नाम पर, बरादरी के नाम पर, इज्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर एक दूसरे को दबाया हुआ था। उसके बीच में भी निकल कर जिन लोगों ने मुझे वोट किया है वो ईमानदारी के नाम पर वोट किया है, वो हक के नाम पर वोट किया है, वो हक आवाज बुलंद करने के नाम पर वोट किया है। मैं इंशाअल्लाह तबारिक व तआला वो हक की उस टीम से पूछे बगैर बाहर नहीं जा सकता। जो फैसला होगा मैं लोगों से पूछकर, लोग जहां मुझे लेकर जाएंगे, हमारा मकसद सिर्फ एक है। हमारा मकसद यह है कि जिंदगी जब तक है अवाम के लिए है, जिंदगी जब तक है उन लोगों के लिए है, उस तबके के लिए है, उस गरीब यतीम मस्कीन तबके के लिए जिसकी आवाज को बुलंद नहीं करने दिया गया है, जिनको हमेशा दबाया जाता रहा है, जिनका हक हमेशा मारते रहे। मैंने 4 साल पहले भी बंकर की बात तब की थी जब मैं उस पूरे एरिया में मौजूद था और मुझे लग रहा था कि ये जेन्युइन इश्यू है, लोगों की जानों का सौदा मत करो। तब भी मेरी आवाज को रोका गया था लेकिन खत्म नहीं कर दिया गया। आज 4 साल बाद वो मुद्दा हक का फिर लोगों के सामने आया है। मैं सोशल एक्टिविस्ट से और पॉलिटिकल लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारा आपस में इस मसले में कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो बॉर्डर के लोगों के लिए है। ये जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है इन लोगों के लिए है। जिंदगी में जो मिलना होगा वो अल्लाह तबारिक व तआला के दरबार से तय हो चुका है सबके लिए, बिना मजहब व मिल्लत, बिना जात बरादरी, बिना पार्टीइज्म के उठकर अपनी आवाम के लिए, अपने यतीमों के लिए और वो लोग जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा है, हमने इंशाल्लाह उन तक रीच आउट किया है। मैं ये वादा देता हूं आपको आज फिर
कभी जिंदगी में फिर मौका मिलेगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जब तक डॉक्टर शहजाद मलिक की जिंदगी रहेगी, गरीबों के लिए रहेगी, यतीमों के लिए रहेगी, मस्कीनों के लिए रहेगी, और जो जंग आज तक इन्होंने तबकों की लगाई थी उसको खत्म करने के लिए इंशाल्लाह रहेगी। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मलिक, जिनका आज भी कहना है कि अवाम या इनके लोग फैसला करेंगे कि आइंदा वक्त में ये कौन सी सियासी जमात को जो है ज्वाइन करते हैं। बहरहाल इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो इन्होंने चंद साल पहले भी उठाया था बंकर्स को लेकर, कि ऐसे इलाके जो इफेक्टेड हैं या वल्नरेबल विलेजेस हैं, एलओसी के करीब के इलाके हैं जहां पर शेलिंग का सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, वहां पर जो लोगों को बंकर्स बना के देने चाहिए वो बेहद जरूरी हैं। वहां पर कम्युनिटी जो बंकर्स हैं उनका काम नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है कि गाँव के जो घर हैं वो फासले पर होते हैं और शेलिंग के दौरान इतना मौका नहीं मिलता कि लोग कम्युनिटी बंकर में जाकर जो है वो पनाह ले सकें। और ऐसे इलाकों के लिए जो है इंडिविजुअली तौर पर हर शख्स को हर घर के साथ एक बंकर जो है वो होना लाजमी है। वहीं पर शहर में अगर देखा जाए, शहर में जिस तरीके से इस बार शेलिंग हुई है, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में अब इंतजामिया को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि शहर के लोगों को आइंदा वक्त में किस तरीके से बचाना है और इनको किस तरीके के बंकर्स जो है वो बना के देने चाहिए। बहरहाल आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर शहजाद मलिक, जिनने अपने पूरे इस पुंछ का जो सिनेरियो है उस पर भी बातचीत की और बंकर्स को लेकर ये आज भी उतने ही